So we ended up in standard Ethernet. So today we will learn about what are the changes that was made in the standard that we come up with a new Ethernet. हमारे पास आज की डेट में जो भी Ethernet है वो जो प्रीवियस फर्स्ट Ethernet जो बना था उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ उसमें हुई है और वही Ethernet आज की डेट में हमारे पास है। तो पहला चेंज जो क्या कह रहा है, 10 Mbps स्टैंडर्ड Ethernet has gone through several changes। उसमें सबसे बड़ा चीज जो सबसे मेन चीज वो लोग ख्याल किए वो है कि वो बैकवर्ड कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब पीछे का इथरनेट जो इवॉल्व हो चुका था उसके साथ वो तालमेल बनाते हुए स्पीड को बढ़ाना है। और बहुत सारा इश्यूज था इथरनेट कनेक्टिविटी में, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सब जगह पे लैंड कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी जो भी वो यूज कर रहा था वहाँ बहुत सारे इश्यूज थे, सबको वो अपग्रेड किए। लेकिन इसके साथ साथ मेन चीज को वो ख्याल में रखे कि पीछे की तरफ दैट इज स्टैंडर्ड इथरनेट की तरफ वो बैकवर्ड कंपैटिबल होगा और आगे की तरफ वो स्केलेबल होगा, उसको बढ़ाया जा सके। तो पहला था कि वो इथरनेट को ब्रिज करना शुरू किए कि इथरनेट क्या था कि दो स्टेशन को एक केबल वायर से जोड़ना और दो या मल्टीपल स्टेशन को केबल वायर से जोड़ना, दैट वाज इथरनेट। तो उस समय तक बस टोपोलॉजी था, तो बस टोपोलॉजी पे सारा काम होता था। स्टैंडर्ड इथरनेट वाज इम्प्लीमेंटेड इन बस टोपोलॉजी। तो वो लोग इस चीज को कि जो लैन है, जो नेटवर्क है, उसको तोड़ा जाए, तो उसको वो कॉन्सेप्ट लाए ब्रिजिंग का, ब्रिजिंग ऑफ द इथरनेट। ये क्या है? तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे वो दो 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 चीज का फायदा हुआ कि वो नेटवर्क को दो भागों में तोड़े और दूसरा है कि वो बैंडविड्थ को इंक्रीज किए। सो द ब्रिजिंग ऑफ इथरनेट involved created two aspects. One is the sharing of the bandwidth, that is raising the bandwidth by sharing the bandwidth among the stations, and also it helped to separate the collision domains। तो देखेंगे हम लोग उसमें। और साथ में ये नेटवर्क को बाइफरकेट किया, दो ग्रुप में तोड़ा। अभी अगर इसको थोड़ा सा विचार करें, अगर ये लाइन 10 Mbps का है, ये पॉइंट जो भी आप समझ लीजिए, तो एक ही लाइन में बस टोपोलॉजी के हिसाब से एक ही लाइन में सारा सिस्टम टैप किया हुआ है। तो अगर एक सिस्टम इस फिजिकल मीडिया को एक्सेस करना चाहेगा तो और मल्टीपल सिस्टम एक साथ अगर एक्सेस करना चाहेगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई सेंड नहीं कर पाए, कोई एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी एक्सेस करना चाह रहा है, ये भी एक्सेस करना चाह रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये जो प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉलिजन। दूसरा कि अगर ये सिस्टम सेंड करना चाह रहा है और ये लाइन अगर 10 Mbps का है, तो वी हैव ए शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ। मतलब एट ए टाइम कोई एक ही आदमी शेयर कर सकता है, बिकॉज इट इज ए हाफ डुप्लेक्स। मतलब कोई एक ही आदमी सेंड कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज आइडियली अगर देखा जाए तो वो 5 Mbps का ही बैंडविड्थ को यूज कर पा रहा है, ना कि 10 Mbps। तो अगर 12 सिस्टम इस पे कनेक्टेड है, 10 और 12 हाउ मेनी सिस्टम्स, so total bandwidth is divided by the total number of systems। तो मतलब हर सिस्टम के पास आइडियली बैंडविड्थ का जो शेयर है वो घटते चला जा रहा है, और साथ में उस जितना बैंडविड्थ वो पाना चाहता है उसको पाने के लिए उसको किसी ना किसी एक सिस्टम से एटलीस्ट कंटेंशन में रहना पड़ रहा है। इन क्या कहते हैं, टाइट विन विन सिचुएशन में, टग ऑफ वॉर जैसे होता है, जैसे कि हम लेंगे या हम लेंगे, इस तरह की सिचुएशन में उसको रहना पड़ रहा है। ये दो चीजों को एड्रेस करने के लिए वो बीच में एक डिवाइस लाए, क्यों ना इस नेटवर्क को तोड़ दिया जाए। तो वो एक डिवाइस लाया, इज कॉल्ड ब्रिजिंग। तो लैंड्स को तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे लैंड्स बनाए जाए। तो अगर 10 Mbps का मेरा स्पीड है तो यही मेरा इस केस में हर सिस्टम को मेरा 5 Mbps का स्पीड मिल रहा था। स्टेशन 1 जो है वो 10 Mbps के लाइन में है, लेकिन स्टेशन 2 भी 10 Mbps के लाइन में है। लेकिन जब हम स्टेशन 1 स्टेशन 2 से कम्युनिकेट करना चाहेगा, ऑन एन एवरेज दोनों इसको पाना चाहेगा, ऑन एन एवरेज दोनों इस मीडिया को शेयर करना चाहेगा, तो कंटेंशन भी क्रिएट होगा। और ओवरऑल शेयरिंग जो पार्ट जिसको कहते हैं भागीदारी, भाग दोनों को 5 Mbps का ही बैंडविड्थ मिलेगा। मतलब फील करेगा कि 5 Mbps है, क्योंकि कोई दूसरा भी कंटेंशन में है, दूसरा भी लिंक को शेयर कर रहा है। तो इसीलिए वो लोग एक कॉन्सेप्ट लाए कि क्यों ना इस लैंड को तोड़ दिया जाए। तो अगर यहाँ पे हम तोड़ देते हैं तो अब ये जो 10 Mbps का लाइन है ये अब 6 सिस्टम शेयर कर रहा है, और यहाँ पे 10 Mbps का एक अलग लाइन हो गया, इसको 6 सिस्टम शेयर कर रहा है। तो अब जो है, जो अपरेंट बैंडविड्थ जो है, जो हर सिस्टम को जो फील होगा, वो
ज्यादा होगा, हर सिस्टम थोड़ा ज्यादा उसके शेयर में ज्यादा बैंडविड्थ जा रहा है. Ideally, है ये half duplex, that is in a particular time only one system can send, not two system can send at the same time. कंटेंशन अभी भी है, लेकिन बैंडविड्थ में थोड़ा शेयरिंग का एस्पेक्ट वो लेके आए. So the first advantage of bringing Bridget Ethernet was about the sharing of bandwidth. Second, it was about the separation of collision domains. तो अगर हम ये बैंडविड्थ को देखें तो ये एक सिंगल डोमेन में, ये सारे 12 सिस्टम जो है एक सिंगल डोमेन में, मतलब ये सारा सिस्टम जो है सबका जो कनेक्टिविटी है एक सिंगल लैन केबल से वो कनेक्टेड है. दैट वाज द बस केबल जो स्टैंडर्ड इथरनेट पे था. लेकिन अगर ये सेंड करना चाहेगा और ये सिस्टम भी सेंड करना चाहेगा तो ये दोनों चाहेगा कि इस सिस्टम को हम एक्सेस करें. तो जब ये कम्युनिकेट करेगा सो इट विल हैव ए सिग्नल, दैट इज व्हाट इज कॉलिजन, दैट इज कोई एक आदमी रास्ता को पाना चाहता है, रास्ते में जो धक्का लगता है कैसा लगता है. सो व्हेन एक रिसोर्स को हम पाना चाहते हैं लेकिन उस रिसोर्स को कोई दूसरा भी क्लेम कर रहा है एट द सेम टाइम, तो हमको रिफ्रेन करना पड़ता है, हम पीछे हटते हैं कि ठीक है आप कीजिए, फिर वो भी पीछे हट जाता है, फिर दोनों अप्रोच करता है क्योंकि रिसोर्स तो फ्री है सबके लिए, दैट इज अप्रोचेबल है. तो इस तरह का अगर हम एक ही डोमेन में रखते हैं तो ये सिंगल रिसोर्स 12 सिस्टम जो है वो क्लेम करना चाह रहा है. तो हो सकता है एट द सेम टाइम more than one system can try to send the signal and try to put some data within the signal. So it may so happen that the signal may collide with each other. So this is the in this sense it is called the one domain, and in one domain all the signals are trying to access that domain, and in this sense the signals may collide. तो क्या किया जाए, एक तो ब्रिज से हम लोग केबलिंग को जो है लैन को छोटे छोटे लैन में बांट सकते हैं, साथ में इससे हमारा डोमेन भी बढ़ता है. तो वो दो काम किए ब्रिज से, एक वो डोमेन को बांटे, दूसरा है बैंडविड्थ का वो शेयरिंग को इम्प्लीमेंट किया. इससे जो फंक्शनैलिटी ऑफ द लैन है, द सेम लैन, वो मेरा बढ़ गया. तो इन दिस वे द स्टैंडर्ड, द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट कैसे वो स्टैंडर्ड को अपग्रेड किए, तो पहला था कि वो ब्रिजिंग ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क को ब्रिज कर दिया जाए. नेटवर्क का जो इफेक्टिव बैंडविड्थ है वो कम सिस्टम्स में दे दिया जाए बांट के, और साथ में इससे हमारा जो कॉलिजन्स है वो भी घट जाएगा. हम लोग देखेंगे व्हाइल कनेक्टिंग डिवाइसेस इन लैन वी विल सी द कॉलिजन ब्रॉडकास्ट डोमेन इन डिटेल, सबको डिटेल्स में देखेंगे. तो इस तरह से वो अभी ये नेटवर्क जो है लैन को अभी 3 ही सिस्टम क्लेम कर रहा है. हालांकि अभी भी कॉलिजन है, अभी भी 3 सिस्टम का कंटेंशन है, विन विन सिचुएशन है कि कौन लेगा. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हर सिस्टम को एक अपना दुनिया दे दिया जाए, अपना एक डोमेन दे दिया जाए. तो ये ब्रिज के लिए पॉसिबल नहीं था. सो नेक्स्ट वाज स्विच्ड इथरनेट. तो वो लोग एक नया डिवाइस पे चले गए कि दैट इज वाज स्विचिंग, कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि सारे जो भी कनेक्शंस है सबको अगर यूनिक डोमेन दे दिया जाए, दैट इज जितना सिस्टम है, जितना स्टेशन है और एक डिवाइस से कनेक्टेड दैट मे बी स्विच, उसको जितना पोर्ट मिले उतना नेटवर्क उसको बना लिया जाए. मतलब यहाँ पे जैसे प्रीवियस हम स्लाइड में गए थे, जैसे यहाँ पे 4 नेटवर्क है तो 4 डोमेन है, लेकिन अगर ये 12 सिस्टम को 12 नेटवर्क के रूप में आइडेंटिफाई करवा दे किसी डिवाइस के जरिए, इसका मतलब 12 नेटवर्क बन जाएगा, तो 12 डोमेन बन जाएगा. तो मतलब हर के पास एक ही, मतलब वो जिस सिस्टम से कनेक्टेड होगा उसी से वो कोलाइड करेगा, सिर्फ उसी से उसका कॉलिजन होगा. नेट इशू सर, ओके व्हाट कैन आई डू. मेरे साइड में तो सब कुछ ठीक है, इज वेल एंड गुड. एनीवे, सो वो क्या किए कि ऐसा एक डिवाइस बनाए कि जिससे कि वो 12 नेटवर्क्स को हम 12 सिस्टम को 12 इंडिविजुअल नेटवर्क के रूप में आइडेंटिफाई कर सके. सो दे इम्प्लीमेंटेड अभी आ रहा है ना आवाज. हेलो हेलो हेलो.
यस सर, आ रही है। हाँ, ठीक। थोड़ा देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवे, तो स्विच, वो स्विच डिवाइस स्विच बनाए जिससे कि जो कॉलिजन है वो बांटा जा सके, जो कॉलिजन डोमेन है उसको बांटा जा सके। तो वो क्या किए स्विच के जरिए, वो क्या किए, एक ऐसा डिवाइस बनाए कि जितना नंबर ऑफ सिस्टम हम कनेक्ट करना चाहेंगे उतना नंबर ऑफ पोर्ट्स हम डाल देते हैं। तो जितना नंबर, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पोर्ट विद इन दैट सेंट्रल डिवाइस दैट इज कॉल्ड स्विच। अब जो ये जो कॉलिजन डोमेन है ये बस उस जो स्टेशन है, स्टेशन और स्विच के उस पोर्ट तक ही रहा। मतलब अगर ये सिस्टम कोई डेटा पुट करना चाहेगा मीडिया में, तो उसको सिर्फ इतना ही देखना है। He will not be responsible to see whether all other systems are putting information within the media or not. तो ये सारा जो है, ये सारा जो चेम्बर्स, ये सारा जो स्विच पोर्ट्स है, ये सारा इंडिपेंडेंट है, बट दे आर कनेक्टेड विद इन ईच अदर। एवरी पोर्ट इज कनेक्टेड। हम लोग देखेंगे स्विच में कैसे वो लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो पोर्ट्स को हम अलग अलग कर दिया, एन नेटवर्क में तोड़ दिए, वही 7 या 8 सिस्टम है, लेकिन 7 अलग अलग नेटवर्क के रूप में उसको बिहेव कर रहा है। तो अगर ये कोई डेटा पुश करना चाहता है इसमें इन द ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसको सिर्फ इसी को फेस करना है कि यहाँ पे कोई दूसरा सिग्नल है कि नहीं। ये तो मिनिमम, ये तो कनेक्टिविटी के लिए इतना चाहिए ही। सो इस तरह से हम लोग स्विच के जरिए हम कॉलिजन डोमेन्स को घटा दें, जो कि ब्रिज में नहीं हो रहा था। हम लोग ब्रिज में अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क बना रहे थे, लेकिन स्विच के जरिए हम लोग कॉलिजन डोमेन को बना दिए। अब जो है इससे कॉलिजन जो है सबसे कम हो गया। एंड नाउ द कंटेंशन फॉर द नेटवर्क हैज रिड्यूस्ड। कंटेंशन मतलब नेटवर्क को पाने का जो जद्दोजहद अलग अलग सिस्टम के पास था उसको नहीं है। अब उसको सिर्फ ये देखना है कि इस पोर्ट पे कोई इन्फॉर्मेशन है, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन या आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन है या नहीं। he has to listen to this media in commune with the पोर्ट से कोई कुछ इनकमिंग मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बस वो यहाँ पुश कर सकता है। दैट इज द कंटेंशन इज ओनली विद द पोर्ट। सो ये एक अलग डोमेन इसका बन गया। तो ये दूसरा काम हुआ है स्विच इथरनेट। तीसरा जो सबसे बड़ा एनहांसमेंट किए कि पहले जितना भी स्टैंडर्ड इथरनेट था वो हाफ डुप्लेक्स पे था, वो लोग केबलिंग को पूरा चेंज किए। दैट इज वो लोग फुल डुप्लेक्स पे आए। मतलब वहाँ हाफ डुप्लेक्स पे क्या था कि जो सारा इंफॉर्मेशन है, इट इज कोई एक ही स्टेशन कोई एक एट ए टाइम सेंड कर सकता है। मतलब दोनों एट द सेम टाइम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिंगल केबल वाज देयर एंड दैट केबल वाज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ओनली वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन साइड एट ए टाइम। लेकिन जब हम फुल डुप्लेक्स में आते हैं तो उसमें हम दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब जब ये ट्रांसमिट कर भी रहा है तब ये रिसीव भी कर सकता है। सो वी एस्टैब्लिश दिस लिंक्स। ये इस पे तब्दील किया गया, जो हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन था उसको चेंज किया गया, इसको फुल डुप्लेक्स बनाया गया ताकि हर स्टेशन इंडिविजुअल पाथवे से ट्रांसमिट भी कर सके और ले भी सके इन पैरेलल। तो उसको वेट नहीं करना पड़े कि वेदर इन दैट पर्टिकुलर, अगर एक लिंक होता तो उसको वेट करना पड़ता कि वहां से उस तरफ से कुछ आ रहा है नहीं, मतलब वहाँ कॉलिजन की एक संभावना था। तो जैसे ही फुल डुप्लेक्स का बात आता है मतलब कॉलिजन का संभावना खत्म हो जाता है। मतलब इसको सिर्फ ये जिस पोर्ट से कनेक्टेड होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू सेंड, एंड ये जिस पोर्ट से कनेक्टेड होगा दैट विल ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लिसन टू दैट पोर्ट। तो ये डेडिकेटेड लिंक्स दे दिया गया पोर्ट से कनेक्टेड करके, इस पोर्ट से सुनना है, इस पोर्ट से भेजना है। सो इन दिस वे कॉलिजन का कोई संभावना ही नहीं रहा। जब दो जगह से एक ही चैनल को एक्सेस करना चाहेगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन। लेकिन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट लिंक है, ये फिजिकल अलग लिंक है, ये भी एक अलग लिंक है, तो यहाँ पे कॉलिजन का कोई संभावना नहीं। तो जहाँ स्विच में हमारा बैंडविड्थ शेयर हो रहा था और एन चैनल में बैंडविड्थ शेयर होता है, फॉर एग्जांपल जो स्विच हम लोग देखे थे वहाँ पे गो टू दैट पॉइंट, यहाँ पे जो बैंडविड्थ शेयर होता है, अगर ये 10 Mbps का लाइन है, ये केबल कैपेसिटी अगर 10 Mbps का है, तो ये कितने से शेयर हो रहा है, ये इससे और सिर्फ इससे शेयर हो रहा है। मतलब ये ओवरऑल 5 Mbps का स्पीड हमको मिल रहा है कंटेंशन के साथ मिल रहा है, लेकिन कॉलिजन जो है वो घट गया, वो सबसे अब नहीं होगा। मतलब अब सबके साथ इसको फाइट नहीं करना पड़ेगा कि कौन इस मीडिया को एक्सेस करेगा, इसका सिर्फ ये इसको लिसनिंग है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इस सिंगल लाइन है, ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब इधर से आ सकता है या फिर इधर से जा सकता है। ये चीज जो है सॉर्ट आउट हुआ फुल डुप्लेक्स के जरिए कि एट द सेम टाइम दो अलग अलग पोर्ट पे हम कनेक्ट कर देंगे
तो जा भी सकता है, आ भी सकता है। बोथ पोर्ट विल बिहेव इन ए डिफरेंट वे। दोनों पोर्ट में अलग अलग रूप में फ्रेम्स जो है वो पैकेट जो है वो हैंडल होगा। तीसरा जो वो इम्प्लीमेंटेशन किए वो है अच्छा, तो एक बात और छूट गया कि फुल डुप्लेक्स में जो एक प्रोटोकॉल है, हम लोग देखेंगे इसको सेकेंड मॉड्यूल में है, दैट इज CSMA, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और उसका भी हायर वर्जन है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस पब्लिक CD, दैट इज कॉलिजन डिटेक्ट। तो ये चीज फुल डुप्लेक्स में आवश्यकता नहीं है जो अभी बता रहे थे, बिकॉज उसमें जो है अलग अलग जो पोर्ट है वो डेडिकेटेड रहता है, और साथ में ये CSMA CD मॉड्यूल जो है जो हम लोग प्रोटोकॉल में प्रोग्रामिंग के जरिए लिखते हैं, हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू लिसन टू, ये मॉड्यूल को हम लोग हटा सकते हैं, ये फंक्शनलिटी को हम लोग उस पूरे प्रोटोकॉल से हटा सकते हैं। कब? जब हम फिजिकल लेयर में ये केबलिंग, दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया लेवल लेयर में हम लोग फुल डुप्लेक्स इथरनेट का केबलिंग का यूज कर रहे हैं। चौथा जो ये लोग एनहांसमेंट की, दैट इज कॉल्ड मैक कंट्रोल लेयर। वो एक नया सब लेयर जो LLC लेयर एंड द मैक लेयर, ये डेटा लिंक लेयर में जो दो लेयर है इसके बीच में वो एक नया लेयर इंट्रोड्यूस करने का सोचे कि एक नया लेयर इंट्रोड्यूस किया जाए। क्यों इंट्रोड्यूस किया जाए? क्योंकि जो स्टैंडर्ड इथरनेट है वो जो पहले का जो बना हुआ था उसमें LLC है और मैक लेयर, बट इट वाज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। दैट इज कनेक्शन लेस मींस it is not responsible for end-to-end control flow and check whether the error has occurred or not। मतलब कि एक हॉप से दूसरे हॉप तक जो फ्रेम्स जो डिलीवर होगा उसका जो फ्लो है वो स्टैंडर्ड इथरनेट वो चेक नहीं कर सकता है। दूसरा, उसमें जो एरर कंट्रोल था वो मैकेनिज्म नहीं था। हाँ, वो फ्रेम्स का अगर कोई फ्रेम गलत आया है तो उसको वो चेक करेगा ये फ्रेम गलत है, लेकिन उसका एरर तो एक्नॉलेजमेंट सिस्टम नहीं था कि ये फ्रेम पर्टिकुलर फ्रेम गलत आया है, इसको ये सिस्टम स्टैंडर्ड इथरनेट में नहीं था। तो क्यों ना ये एक्नॉलेजमेंट सिस्टम को बढ़ाया जाए और एक फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ये जो है जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा सिक्योर्ड हो, जो फ्रेम्स है उसका लॉसेस हमारा घटे। उसके लिए वो लोग एक नया लेयर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज मैक कंट्रोल लेयर। इट वाज बिटवीन द LLC एंड द मैक लेयर। तो मैक लेयर नीचे है, LLC ऊपर है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा लेयर वो इंट्रोड्यूस किए। इसमें जब वो स्टैंडर्ड में चेंजेस किए एक लेयर हो जाए जिसको मैक लेयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा में वो एरर फ्लो एंड एरर कंट्रोल पे वो काम करेगा। अब जो दूसरा हमारा आता है दैट इज कॉल्ड, ये चेंजेस के साथ जो पहला जो इथरनेट हमारा दैट कम्स फास्ट इथरनेट, जो अपग्रेडेशन हुआ उससे जो पहला इथरनेट निकल के आया वो फास्ट इथरनेट था। इट वाज डिजाइन टू compete। तो इसका उद्देश्य था कि जो बाकी जो फाइबर ऑप्टिक्स या फिर जो भी हायर वर्जन्स ऑफ बेटर वर्जन्स ऑफ इथरनेट है उस लैन को हमारे जो नॉर्मल लैम्स है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है। फाइबर ऑप्टिक चैनल्स के साथ, मतलब स्टैंडर्ड हेलो, मैक्सिमम स्पीड हम उसी में भेज सकते हैं, तो हमारे इथरनेट को क्यों ना अपग्रेड किया जाए ताकि उसमें हायर स्पीड रेट हमको मिल सके, स्पीड मिल सके। तो इसका जो वर्जन है वो 802.3U वो नाम दिए। इसमें भी वही बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का इश्यूज, हाँ मेरा नेट इशू था वो ठीक हो गया अभी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। सो साउंड रुक रुक के सो फास्ट इथरनेट इज बैकवर्ड कंपैटिबल, मतलब स्टैंडर्ड इथरनेट के साथ में जो भी अब तक जो डेवलपमेंट हुआ था उन सबको मिलाते हुए फास्ट इथरनेट को यूज करना है। साथ में इसमें मेन जो फोकस था कि ट्रांसमिट डेटा 10 टाइम्स फास्टर। तो ये इसका मेन गोल्स क्या था कि इसको बैकवर्ड कंपैटिबल बनाना है, 100 Mbps का स्पीड पाना है, वही मैक एड्रेस को यूज करेगा, सेम
फ्रेम फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड इथरनेट में डिजाइन हुआ था, डिफाइन हुआ था, उसी को यूज करना है। उसमें जो पेलोड का मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रेम लेंथ था, कितना मिनिमम देना पड़ेगा, पैडिंग के अगर कम है तो पैडिंग देना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, ऑल वेर केप्ट सेम, सब कुछ सेम रखा गया। इसमें जो मेन चेंजेस किया गया वो जो विचार किया गया, दैट इज वन इज द इन द मैक्स सब लेयर, अनदर इज द फिजिकल सब लेयर। क्या है मैक्स सब लेयर में चेंजेस किया गया? सो जो मैक्स सब लेयर में वो बोले कि जो मैक्स सब लेयर है उसको कुछ नहीं करना है, जैसा है तैसे रख देना है। जो बस टोपोलॉजी है उसको हटाइए। पहले भी हम लोग देख चुके स्टैंडर्ड में कि वो लोग बस से हटना चाह रहे थे, इसीलिए वो लोग, क्योंकि बस में बैंडविड्थ शेयर हो रहा था, इसीलिए वो लोग ब्रिजिंग बनाए। तो बस को पूरी तरह से वो फास्ट इंटरनेट पे उस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर दिए कि बस को हटा दीजिए, सिर्फ स्टार लाइए। और स्टार में दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, एक है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा है फुल डुप्लेक्स। तो अगर हाफ डुप्लेक्स करना है तो वाया आप हब कर सकते हैं, एक हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, उसके जरिए आप हर सिस्टम को 1 to 1 आप कनेक्ट कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में अगर जो कनेक्टिंग डिवाइस है, इंटरमीडिएट कनेक्टिंग डिवाइस है, दैट इज विथ ए स्विच, और वो ये भी बताए कि जो स्विच है उस सारे स्विच में हर पोर्ट का, चूंकि वो फुल डुप्लेक्स में है, उसका अपना एक बफर होगा, दैट इज एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी टू कीप द फ्रेम्स, इनकमिंग और आउटगोइंग फ्रेम्स इन दैट क्यू, उसको क्यू में रखने के लिए, कौन सा फ्रेम आ रहा है और कौन सा फ्रेम जा रहा है। तो हर बफर एक पोर्ट के साथ एसोसिएट होता था, जो हम लोग देखे जैसे कनेक्टेड था स्विच में। और हर पोर्ट में एक बफर होता था, और इनकमिंग के लिए भी एक उस बफर में क्यू होता था जहाँ पे फ्रेम्स आएगा, और आउटगोइंग के लिए भी क्यू होता था। सो दे स्टेटेड दिस टू थिंग्स कि अगर हम फुल डुप्लेक्स में करना चाहते हैं, वी शुड गो बाय स्विच विथ बफर सपोर्ट। साथ में ये भी वो बोले कि अगर CSA में, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, अगर करना है, दैट इज कैरियर मतलब ट्रांसमिशन मीडिया को सेंस करना है, बहुत सारे लोग ट्रांसमिशन मीडिया में कम्पीट कर रहे हैं, कंटेंशन में है, तो वो हाफ डुप्लेक्स में ही सेंस करेगा। दैट इज वो सुनेगा कि वेदर समवन इज सेंडिंग इन दैट कम्युनिकेशन, दैट इज अगर वो ब्रिज से कनेक्टेड है, डेफिनेटली मोर देन वन इज इन कॉलिजन डोमेन। तो अगर 5 systems आर इन द कनेक्टेड थ्रू द सेम ब्रिज, इसका मतलब है अगर किसी को सेंड करना है तो उसको सुनना पड़ेगा वेदर अदर 4 इज अबाउट टू कम्युनिकेट और नॉट। So that should be enabled with carrier sense multiple access protocol। जो डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, उसको सुनना है। अगर कोई सेंड नहीं कर रहा है तो सेंड करना है, अगर सेंड कर रहा है तो रिफ्रेन कर जाना है। तो उसका प्रोटोकॉल पर हम लोग डिटेल्स में जाएंगे कैसे वो काम करता है। लेकिन अगर फुल डुप्लेक्स में है सो वी डोंट नीड CSMS CD। जो सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन वो इसमें किए, दैट इज कॉल्ड ऑटो निगोशिएशन, जो फास्ट इंटरनेट पे वो लोग इम्प्लीमेंट कर दिए। सो ये क्या कहता है कि जो इट शुड ऑपरेट ओवर लिंक सेगमेंट्स। ऑटो नेगोशिएशन मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिवाइस एंड द पोर्ट, स्विच पोर्ट। जैसे ये डिवाइस है और ये 10/T से कनेक्टेड है, 10/T केबल से कनेक्टेड है, और ये जो दो सिस्टम लिंक से कनेक्टेड होंगे उनको लिंक पार्टनर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द लिंक पार्टनर एंड दिस वन इज द लिंक पार्टनर। तो जो स्टेशन लिंक के जरिए कनेक्टेड है, दो स्टेशंस आर कॉल्ड द लिंक पार्टनर्स, ऐसा वो टर्मिनोलॉजी यूज किया। तो जब ये लिंक पार्टनर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो ऑपरेट दे शुड ऑपरेट ओवर लिंक सेगमेंट्स। तो इन लोगों को लिंक सेगमेंट पे ही काम करना पड़ेगा। दैट इज दिस एंड दिस सेगमेंट शुड हैव एट लीस्ट at maximum 2 station at their ends। so link segment का मतलब ही है कि वो दो स्टेशन को वो कनेक्ट करेगा। it may be a port and a station, it may be 2 station itself, ऐसा भी हो सकता है। also it occurs at links initialization, that is auto negotiation। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे वो लिंक एक्टिवेट होगा, दोनों पोर्ट, ये पोर्ट एंड इसका जो पोर्ट है, दैट इज जो इस पोर्ट से वो कनेक्टेड होगा, उस दोनों पोर्ट एक्टिवेट करेगा, दोनों आपस में तालमेल बैठाएगा विद प्रॉपर सिग्नलिंग सिस्टम। ऑटो नेगोशिएशन का अपना सिग्नलिंग सिस्टम है। उसको जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो वो खुद एक दूसरे को जैसे पावर ऑन करते हैं, उस स्विच को पावर देते हैं, तो स्विच का अपना प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग से वो कुछ सिग्नल भेजता है, या तो ये भेजेगा या फिर लिंक पार्टनर टू, कोई एक लिंक पार्टनर जिसका भी प्रायोरिटी अधिक होगा वो सिग्नलिंग सिस्टम भेजेगा।
और ये लोग अपने आप में एक तालमेल बैठाएंगे, पता करेंगे कि इसका कैपेबिलिटीज कितना हद तक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इस लिंक का पार्ट इसका बात करें तो ये पता करेगा कि हम कितने लिंक कैपेसिटी में हम कनेक्टेड हैं, और इस पे अगर कनेक्टिविटी का बात करें तो ये पता करेगा कि हम कितने में 10 बेस बैंड में हम कनेक्टेड है, और ये 100 में कनेक्टेड, 100 Mbps पर कनेक्टेड। तो इट इज अबाउट ऑकर्स एट द लिंक इनिशियल। वंस द लिंक इज सेटअप, एक बार लिंक सेटअप हो जाता है तो जब तक इसको खोल के हम दूसरा कहीं पर लगा नहीं देते हैं तब तक यही उसका सेटअप बना हुआ रहता है, यही उसका निगोशिएटेड अंडरस्टैंडिंग बना हुआ रहता है कि कितने एमबीपीएस पे मैक्सिमम हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर 10 एमबीपीएस का स्पीड अगर 100 एमबीपीएस की स्पीड से अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये लोग आपस में थ्रू दिस स्विच बोर्ड आपस में निगोशिएट करेंगे कि व्हाट इज द ऑप्टिमल स्पीड दैट थ्रू व्हिच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो ये इम्प्लीमेंटेशन फास्ट इथरनेट पे वो लाए। तो पहला क्या था कि वन डिवाइस मल्टीपल कैपेबिलिटीज, मतलब एक डिवाइस अगर कनेक्टेड है तो वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के हिसाब से वो अलग अलग तरह का स्पीड ऑफ डिवाइसेस से वो कनेक्ट हो सकता है। और जो स्टेशन है वो स्विच या हब का कैपेबिलिटी को जांच सकता है कि हम किस तरह के हब से कनेक्टेड है, इस पोर्ट पे हम कितना डेटा को सेंड कर सकते हैं। दूसरा कि इट ऑपरेट्स ओवर लिंक सेगमेंट्स, एंड जब भी ऑटो लिंक इनिशियलाइज होगा, ये जैसे हम कनेक्ट करते हैं वन एज सुन एज द stations are connected to the with each other through a link initialization starts. Whenever it starts, they set up with a common speed, and as long as it is connected it will continue in that form. तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन थी जो फास्ट इथरनेट पे वो की। दूसरा है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में ये बताया कि क्योंकि बस को पूरी तरह से हटा दिए तो पॉइंट टू पॉइंट दैट इज दो स्टेशन आपस में भी कनेक्ट हो सकता है, इसमें भी वो लिंक निगोशिएशन वगैरह सब कुछ होगा। आप दो सिस्टम को लैपटॉप को कनेक्ट करके देखिए RJ45 केबल से, आपको दिखेगा लिंक इनिशियलाइजेशन, और स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या केबलिंग इसमें यूज होगा? 2 वायर्स कैटेगरी 5 UTP 100 जो बेस बैंड पे है। दूसरा 100 बेस 2 वायर्स फाइबर पे यूज होगा। तीसरा 4 वायर्स कैटेगरी 3 UTP। ये केबल्स वो ये बताए कि यही 4 केबल में हमको फास्ट इथरनेट यूज करना है। सबका जो बैंडविड्थ है वो 100 Mbps का है, दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट। अब है कि इस बैंडविड्थ को हम यूज कैसे करें, तो वो कुछ इनकोडिंग सिस्टम फास्ट इथरनेट में बताए। हालांकि ये फिजिकल लेयर का थोड़ा डिटेल चीज है, तो उस पर हम अभी क्योंकि आपके सिलेबस में फिजिकल लेयर है नहीं तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो एक फिजिकल लेयर में जब हम सिग्नल डेटा को जब सिग्नल में इनकोड करते हैं तो दो तरह का इनकोडिंग स्कीम आता है, एक होता है लाइन इनकोडिंग, दूसरा है ब्लॉक इनकोडिंग। तो ये दो तरह के इनकोडर को यूज कर रहा है, दैट इज 2 UTP कैटेगरी 5 में जब हम पुश करेंगे डेटा को सिग्नल बना के तो वो दो तरह के इनकोडर को यूज कर रहा है। एक है ब्लॉक इनकोडर, दूसरा है लाइन इनकोडर। ये लाइन इनकोडर है, ये ब्लॉक इनकोडर। तो 4B 5B इनकोडर ये फिजिकल लेयर में आप पा सकते हैं इसको। क्यों इसको यूज करते हैं, दैट इज होल इशू ऑफ फिजिकल लेयर। जब यहाँ यूज करते हैं दैट इज फाइबर में सिग्नल का कुछ प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम MLT हमें नहीं चाहिए। वी नीड NRZ दैट इज नॉन रिटर्न टू जीरो। MLT मीन्स मल्टी लाइन ट्रांसमिशन। 4B मीन्स 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक इनकोडर। 4 ब्लॉक के बीट्स को 5 ब्लॉक के बीट के साथ बना के, जैसे बहुत सारे बीट्स है उसको 4 ब्लॉक में तोड़ दिए और उस 4 ब्लॉक के बीच में 5 ब्लॉक का हम डेटा भर दिए। इस तरह से हम लोग ब्लॉक इनकोडिंग करते हैं ताकि वो जो पॉइंट्स हम बताए थे जो हम लोग DC कंपोनेंट्स एंड बेसलाइन वेंडरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये सब कुछ हम लोग दूर कर सकें। हमारा मेन पर्पस वही है कि सिग्नल जब बना रहे हैं तो वो 4 या 5 पॉइंट्स जो है वो हमारे आड़े नहीं आए। यहाँ पे NRZ नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड मोड में हम लोग यूज करते हैं, साथ में 4B 5B इनकोडर यूज करते हैं, बोथ इन द साइड ऑफ द स्टेशन दैट इज इन द सेंडर एंड एट द साइड ऑफ द रिसीवर, दोनों साइड। और 4 कैटेगरी 3 UTP जब केबल यूज करते हैं तब हम लोग 8B 6T इनकोडर यूज करते हैं। तो ये इनकोडिंग सिस्टम है जो कि फास्ट इथरनेट इंप्लीमेंट किया। एंड दिस इज द टेबल, यू कैन रेफर इट थ्रू द बुक। मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर ही सपोर्टेड है जो हम लोग आज के डेट पे यूज कर रहे हैं, दैट इज फास्ट इथरनेट। जो नॉर्मल लैब्स में यूज हो रहा है वो फास्ट इथरनेट ही है। अब
है कि किस किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो अलग अलग केबलिंग से यूज होगा, जैसा केबलिंग होगा वैसा उसका इनकोडिंग स्कीम होगा, उसमें नंबर ऑफ वायर्स भी चेंज करेगा। ठीक है, ये उसी का एक चार्ट है। अच्छा, उसके बाद आया वो लोग उसको और बढ़ाने का प्रयास किए तो गीगाबिट इथरनेट आया, दैट इज 1000 Mbps। जनरली ये वैन्स के लिए भी यूज हुआ और मैन्स के लिए, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में, दैट इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पीड को बढ़ाने के लिए उसको वो यूज किया। इसका स्टैंडर्ड का वो नाम दिए 802.3Z। ये सारा पेपर अवेलेबल है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू। अच्छा, तो अपग्रेड द डेटा रेट टू 1 Gbps। इसमें भी उसी चीज को ख्याल में रखा गया कि बैकवर्ड कंपैटिबल विद स्टैंडर्ड एंड फास्ट इथरनेट। पुराने जो दो इथरनेट है, एक स्टैंडर्ड एक फास्ट, उनके साथ तालमेल। मतलब अब तक जो जो सिस्टम हम कनेक्टिविटी बना चुके हैं, अब जो नया कनेक्टिविटी हम डालना चाहते हैं उसके साथ वो तालमेल बनाते हुए करना है, उसको छोड़ना नहीं है पीछे। अच्छा, 48 बिट वही मैक एड्रेस से यूज करेगा, सेम फ्रेम फॉर्मेट जैसा स्टैंडर्ड इथरनेट में डिफाइन था, जो मिनिमम मैक्सिमम फ्रेम लेंथ था वो भी सेम रहेगा। सपोर्ट ऑटो निगोशिएशन, जो फास्ट इथरनेट इंप्लीमेंट किया उसको ये अपने में भी ले लिया। अब ये जो गीगाबिट इथरनेट, इसके जरिए हम कभी कभी वैन इथरनेट भी एस्टेब्लिश करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में जो वाइड वैन नहीं कहेंगे उसको हम लोग, तो बेसिकली लैन है, मतलब इथरनेट एट द बिग लेवल, एट द कॉर्पोरेट लेवल, बड़े लेवल पे अगर हम इथरनेट को यूज करना चाहेंगे, उसमें जो छोटा लैन होता है वहां पे अगर हम स्पीड बढ़ाना चाहेंगे, सो देयर वी यूज गीगाबिट इथरनेट। इसमें भी दो लेयर पे काम हुआ, दैट इज मैक सब लेयर एंड फिजिकल लेयर। इस पे ये लोग बात की, क्या बात की कि इसमें डुप्लेक्स मोड में ही यूज करना है, और डुप्लेक्स मोड में जो स्ट्रेंथ है, जो वो सिग्नल, जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो केबल का वायर का जो लेंथ है वो डिसाइड करेगा। मतलब चूंकि डुप्लेक्स में यूज कर रहे हैं तो कॉलिजन तो है नहीं, तो एटेन्यूएशन भी कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब सिग्नल कितना दूर तक जाएगा ये उसकी स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करेगा। सो देयर इज नो एटेन्यूएशन ड्यू टू कॉलिजन बिकॉज वी आर यूजिंग डुप्लेक्स मोड। क्या क्या टोपोलॉजी वो सजेस्ट किए, एक है पॉइंट टू पॉइंट, स्टार, मल्टीपल स्टार एंड हायरार्ची ऑफ स्टार्स, इसको वो सजेस्ट किए। सो इसमें इसके अंदर में जाएंगे तो it will require why is two stars, why hierarchy of stars, it will require physical layer understanding why this topology was introduced, because it is related to the cabling. So ये चार केबल का वो यूज किए, SX स्टैंड फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन, LX stands for long wave transmission, CX for copper and T for, that is T मोड में जो कनेक्टर लगा के हम ट्रांसमिट करते हैं, 1000 बेस T ट्रांसमिशन। तो ये चार मोड में, दैट इज फिजिकल मीडिया को यूज करके हम गीगाबिट इथरनेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन इनकोडर यूज होता है इसमें, 8B/10B, 8 ब्लॉक बाई 10 ब्लॉक इनकोडर यूज होता है, और नॉन रिटर्न टू जीरो लाइन इनकोडर यूज होता है। आप देख रहे हैं कि 8 गो 125 Mbps के लाइन को वो मल्टीप्लाई करके 1.25 Gbps को वो कन्वर्ट कर रहा है। सो दिस इज द एडवांटेज की स्पीड को हम लोग, मतलब बेसिक जो हम तो आपको बताए थे कि जो बैंडविड्थ का जो मैटर है कि हम स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, इट इज ऑल मैटर ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा इंफॉर्मेशन टू द सिग्नल इंफॉर्मेशन। हम किस तरह से उसको कोडिंग करते हैं, इट डिपेंड्स। कोडिंग करते समय हमको वो चार बात का ख्याल रखना है, डीसी कंपोनेंट, बेसलाइन बंडलिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड वन अनदर थिंग और एक है, उसको भी ख्याल रखना है। तो ये चार पॉइंट्स को ख्याल रख के ही हमको इनकोडिंग करना है। इसमें दूसरा जो 4 UTP केबल जब हम यूज करते हैं तो 4D पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज 5 इनकोडर यूज करते हैं, एंड PAM5 डिकोडर यूज करते हैं। सो इसके अंदर अगर आपको जाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिजिकल लेयर इन डिटेल्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। Just you need to know that which encoder is being employed and how they are doing the encoding. These are the standard chart कि इसमें फाइबर शॉर्ट वेव यूज होता है, ये सारा फाइबर ऑप्टिक्स पे ही होता है। ये जो दो है ये कॉपर, और ये भी कॉपर कैट 5 UTP में यूज होता है। इसका जो लेंथ है वो शॉर्ट है, इसका लेंथ थोड़ा अधिक है। सो आज यहीं पे खत्म करते हैं। So this was all about the wired lens. In the next class, we will learn about
what the collision domain, the connecting devices, the LANs, the devices that is used in connecting LANs. So end करते हैं यहाँ पे. किसी कोई सवाल है तो पूछ सकता है. सर कैफे में जो एक साथ बहुत सारे सिस्टम का कनेक्शन रहता है वो क्या स्विचेस इथरनेट पे बेस्ड होता है? आवाज तुम्हारा रुको, हम सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं. सर पूछ रहे थे कि कैफे में जो बहुत सारा सिस्टम का कनेक्शन रहता है हाँ. वो क्या स्विचेस इथरनेट और ये हाँ, वो ऑटोनेगेशन पे बेस्ड होता है? हो रहा है. फास्ट इथरनेट पे ही लगा रहा है, स्विच लगा हुआ होता है. इट इज बेटर टू यूज स्विच. हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग लैंस जो अगले टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, उसमें स्विच कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं और साथ में ये जो कनेक्शन है ये किस किस इस पे क्या क्या इश्यूज हैं, अलग अलग डिवाइस कब कैसे यूज करेंगे और उन वो डिवाइस कैसे काम करता है, हाउ दे फॉरवर्ड द पैकेट्स, और वो कैसे नेटवर्क्स को लैंड को समझता है, ये हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में. लेकिन तुम जो पूछी कि जो कैफे या फिर जो यहाँ तक कि जो एकेडमिक्स में भी जो हम लोग यूज करते हैं वो लैंस ही है. ठीक है, जैसे हमारा जो कॉलेज है वहाँ पे अगर लैब इस्टेब्लिश करेंगे दैट इज बेसिकली ए लैब. और चूंकि बस अभी खत्म हो गया है ये इथरनेट का इवोल्यूशन के कारण, तो बस कहीं भी यूज नहीं होता है. जानने के लिए उसको पढ़े हैं हम लोग, लेकिन रेयरली इट इज यूज्ड. सो एवरीवेयर इट इज इथरनेट. लैन को स्टैंडर्ड उसका बन गया है कि लैन को इथरनेट में ही यूज करना है. इट कैन बी फास्ट, इट कैन बी गीगाबिट. ओके ओके सर. यस सर.